बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 11 अगस्त 2023, समय हो गया है 11:06 AM। देखिए भाई साहब, ऐसा है, आप जो कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, ठीक है, भारत में 1947 के बाद से पूरे विश्व की ताकतें ये चाहती थी कि एक हिंदू राष्ट्र ना बने, और इंटेलिजेंस के अंदर सबसे आसान होता है किसी भी काम को ख़राब करना है कि उसी के तरह हो जाओ और फिर वैसे ही काम करो। जैसे भारत में जो है, क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी पार्टी होने के कारण जो है उसमें शामिल होकर के हिंदुज़म का जो एजेंडा था उसको सैबोटाज करने की कोशिश करी। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मोहन भागवत जी, ईरान से एक मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी मुसलमान है। एजेंडा वही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र न बनने दें। भारत के मंदिरों में मुसलमान जा कर के पूजा पाठ कर देंगे, गलतियां कर देंगे, जगह जगह दंगे फसाद है, ठीक है। भारत की संसद में खुद इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस जीता है मैंने, आपको पता नहीं है, अभी रिसेंटली जीता हुआ एक केस है मेरा, कि सर मेरी आर्गुमेंट थी कि जब आपातकाल लगाना ही असंवैधानिक है तो आपातकाल में लिए गए फैसले संवैधानिक कैसे हो सकते हैं? ऐसे में संविधान में बदलाव जो है वो गैरकानूनी क्यों नहीं है? इस आर्गुमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाए जाने की सुनवाई करी, उसी कोर्ट के अंदर मेरी इस आर्ग्यूमेंट को सैंक्शन करते हुए केस चलाया गया और पहली ही तारीख पे मैंने केस जीता। और इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए ये दोनों बदलाव एक तरफ हटा दिए गए। और ऐसे में जब समाजवादी शब्द को हटा दिया गया तो भारत के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो समाजवादी पार्टी जो है खतरे में आ गई। तो ये लोग मुझे पसंद क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैं सीधा मुंह फट आदमी, मैं तो मुंह पे बोल देता हूं। राजदीप सरदेसाई जी कन्वर्टेड ईसाई, सागरिका घोष जी कन्वर्टेड ईसाई। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। भारत की संसद भवन से सीधे तौर पे असदुद्दीन ओवैसी जो है हिंदुओं को चुनौती देता है। देखिए भारत में तो सर 1947 में बंटवारा इसी आधार पे हुआ था कि भारत में मुसलमान नहीं रह सकते हैं, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहेंगे, तो पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना। इसी बात की डिबेट पे पाकिस्तान कई बार हमसे हर विश्व के कई प्लेटफॉर्म्स पे हार चुका है। जब पाकिस्तान से रह के भारत के अंदर मुसलमानों के अधिकारों की बात करता है तो हम एक ही बात बोलते हैं कि सर फिर 1947 का बंटवारा किस बात के लिए? फिर तो बंटवारा नहीं है ना। अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत में रह के अपनी राजनीति चला रहा है तो हम नहीं मानेंगे ना, भारत का नागरिक आप हो ही नहीं। पाकिस्तान से अगर आप पैसा ले करके भारत के अंदर आप राजनीति चमकाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी जी 1947 के अंदर जो बंटवारा हुआ उसका आधार बताओ ना, वजह क्या थी? मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने सीधे तौर पे महात्मा गांधी जी से कह दिया कि मुझे मेरे मुसलमान भाइयों का अधिकार चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने साफ साफ कह दिया, जिन्ना जी ऐसा है, पहले आप कत्लेआम बंद कराइए, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे, हिंसा नहीं होगी। उसके बावजूद पूरे भारत में 300 जगहों पे जो है दंगे फसाद हुए, पूरा बंगाल जल उठा, क्योंकि उस समय जो है क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी विश्व का जो ध्यान था बंगाल में था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ थी और बंगाल में जो है क्या कहते हैं कैलकाटा जो थी वो भारत की राजधानी थी उस समय, और बड़े बड़े जो सेंट्रल ऑफिस थे वहाँ से चल रहे थे। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी जनाब।
अब भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पहला नाम नरेंद्र रख के किसे बेवकूफ बना रहा? मुसलमान है तू भाई। तभी 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 जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सांठगांठ जो है अल सलीम से हुई। और गुजरात दंगों के नाम पे जो कुछ हुआ वहां पे, मैं समझा चुका हूं पहले भी कि सर अल सलीम के द्वारा लिया गया लोन मोदी चुकता नहीं कर पा रहा था। 200 करोड़ रुपए अमान ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तनख्वाह तय करी और 200 करोड़ रुपए में से ज्यादातर पैसा वही रखता था और पता नहीं 8 लाख रुपए सालाना जो है सैलरी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दी जाती थी। इस सच्चाई को कैसे छुपाओगे आप? कैसे? मैं जानता हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको। आप कहोगे आप कैसे बता रहे हो? सर अमान का मालिक हूं मैं आज की तारीख में, अल सलीम की कंपनी का मालिक हूं। मैंने खरीदी अल सलीम से 4 टन गोल्ड में। जिस दिन अल सलीम जी ने मेरे को कहा कि 2 टन गोल्ड में मैं अमान बेचने को तैयार हूं, मैं कहा 2 टन नहीं 4 टन गोल्ड दिया। और 4 टन गोल्ड में मैंने कंपनी ले ली और अल सलीम जी आज मेरी ही कंपनी में 29 लाख रुपए सालाना पे जो है क्या कहते हैं नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी हैंडओवर चल रही है। भारत के अंदर किसी भी प्रकार के मुसलमानों के अधिकार की बात करना अल्पसंख्यक कह के, ये कौन सा कानून है यार? आप लोग सही हो, पहले 1947 में आपने बंटवारा किया इस्लाम के आधार पे, और आज फिर से आप जो है क्या कहते हैं काशी विश्वनाथ, काबा और बाकी जगहों पे अपना कब्जा दिखा रहे हो। आप अपनी धरती ले चुके हो, उसके बाद कुछ भी भारत में आपका नहीं है। संसद भवन के अंदर किसी भी मुसलमान का होना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है भाई साहब, आपराधिक है। वरना 15 अगस्त जो आ रही है या 15 अगस्त जो है मनाना बेईमानी है। भारत की आजादी जो है अंग्रेजों से नहीं थी सर, उसके साथ में सर जो पाकिस्तान बना उसका जवाब कौन देगा? बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब विश्व के हर प्लेटफॉर्म पे चिल्लाने वाला पाकिस्तान कश्मीर के लिए महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र को कैसे दरकिनार कर रहा है? खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र का जिक्र कई बार किया है। हक्कानी नेटवर्क से पैसा लेने वाले लोग, लिस्ट बड़ी लंबी है सर, उन इस्लामिक वर्ल्ड से पैसा इनको भारत के टुकड़े करने के लिए मिल रहा था। आसान तरीका यही था कि आप पैसा ले लीजिए और उसके बाद जो है भारत के क्या कहते हैं टुकड़े करने का आपका कार्यक्रम चालू कर दीजिए। पैसे की वसूली के नाम पे जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। किस आधार पे मुसलमान भारत घुस रहा है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। अगर बात ताकत की और पैसे की है तो फिर हमसे बात कर। अब हमने सीना ठोका। मैं कहता हूं धरती पे बात पैसे की होनी चाहिए और ताकत की होनी चाहिए, ठीक है? उस समय श्री राम नाम मत जपियो मोदी, जब मार पड़नी शुरू होगी तो। मैं कहता हूं भाई साहब धरती पे अगर बात पैसे की है, बात ताकत की है, तो मुझसे बात कर, फिर मुझसे बात कर। आर्गुमेंट है तो है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है आर्गुमेंट सर। भारत में किसी भी आधार पे मुसलमानों को मैं अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं, और सिख को मैं धर्म नहीं मानता। सीधी सुथरी बात है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में साफ पता लगा है सर कि सिख जो है वो मुसलमान है सर, उज्बेकिस्तान के। मैं नहीं कहता, उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट बोलती है। चाय पीजिए। जो आम जनता की बात करे मंजूर है, पर आम जनता की बात करते करते, आम जनता के अधिकारों की बात करते करते संसद में आके अचानक असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान कैसे हो जाता है भाई? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदू काट देंगे। ये कोई बयान है? इस बयान के बावजूद ये संसद भवन में टिका हुआ है। कहां है पुलिस प्रशासन? कहां है आर्मी? ऐसे बयान पे किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इसके खानदान को उठा करके भारत से बाहर क्यों नहीं फेंक दिया गया?
ये कोई बयान है? ऐसे आदमी को कांग्रेस सपोर्ट करती है? 15 मिनट के लिए पुलिस उठा दो, 100 करोड़ हिंदू काट देंगे। वाह भाई वाह। ये सर दंगे फसाद बढ़ाने वाली बात नहीं हो तो क्या है फिर? ऐसे नेता हैं तो तुम्हारे से ज्यादा अच्छी वीडियोस मेरी है। तुम्हारे जैसे लोगों को जवाब देने के लिए मेरी वीडियोस है जिसमें सरेआम मैंने तुम्हें गाली दी है। शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने करी है। मेरी वीडियोस अगर डिलीट की गई या ऑब्जेक्शन किसी ने लिया तो नतीजे भयावह होंगे। इसका बयान सरेआम मीडिया में दिखाया गया है, सरेआम इसको सपोर्ट किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी को सरेआम सपोर्ट किया इंडियन मीडिया ने, इसका बयान दिखाया गया है। तो मैंने अगर काटने की बात कर दी, छुरा दिखा दिया तो क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो आप? कौन सी आईपीसी? मेरे पे सारी धाराएं लगेंगी क्योंकि मैं हिंदू हूं, श्री राम भक्त हूं, अयोध्या में श्री राम मंदिर की पैरवी करता हूं। वाह भाई वाह। पाकिस्तान का रहने वाला मुकेश, ईरान की रहने वाली सुमन मेरे घर पे हमला करते हैं और पुलिस प्रशासन चुप है। वेश बदल के मुसलमानों के रूप में रहने वाले, हिंदुओं के रूप में रहने वाले मुसलमान, क्या जवाब है आपके पास? वाह भाई वाह। अरे भारत में रह करके हिंदुत्व की बात नहीं करूंगा तो कहां जाके करूं? श्री राम मंदिर के लिए मैं भारत में आवाज नहीं उठाऊं तो कहां उठाऊं? मेरी वीडियोस सरदार मनमोहन सिंह को जवाब है, जो भारत की संसद में रहकर सीधे तौर पे बोलता है कि भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। यह बयान है, यह बयान है। अल्पसंख्यक है ये। गजवाए हिंद भारत में सरेआम चलाया जा रहा है। भारत को तोड़ने के लिए आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था चला रहे हैं। पीएफआई सरेआम लोगों के हाथ काट दे रही है तमिलनाडु में और केरल में। 8 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इकट्ठे हुए तमिलनाडु में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। तो सर अगर 13.5 मेगाटन मैंने मारने के लिए कह दिया वहां पे, तो क्या गलत कह दिया भाई? तुम्हारे बस की है चक्कू छुरी लेकर के कहीं दंगे फसाद कर दो। यार मैं कासल कंपनी का मालिक हूं, 7.5 लाख न्यूक्लियर बम है मेरे पास। मैं कहा गिरा दे 2-3 यार तमिलनाडु पे, देखी जाएगी। क्योंकि पद्मनाभन मंदिर का खजाना लूटना है इनको दक्षिण भारत में। 7 वोल्ट इनकी नजर में चुभ रहे हैं। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अल सलीम और अमान के जरिए पैसा लेके भारत में आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को मजबूत किया जा रहा है। तुम यहां घुसो, मैं ईरान की ऐसी कर दूंगा। मैंने पहले कह दिया था, हूं कासल कंपनी का मालिक हूं भाई। न्यूक्लियर बम है मेरे पास, बिल्कुल है, लॉक है। ये तो चले जाओ यहां से, अयोध्या खाली कर दे मुसलमान, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं है। अरे यार एक मरियम नवाज से शादी की बात मैं कह रहा हूं। मरियम नवाज से शादी क्या हुई है, उसका पूरा कुनबा उठ के आ रहा है यहां पे। 2.5 लाख लोग उठ के आएंगे यहां पे, बाहर में जा। बे शादी तू कर दिया तो यार तू उठ के आना यार। तेरे 2.5 लाख मुसलमानों का क्या करूं? गाय कटवाऊं यहां पे क्या मैं? सरेआम कांग्रेस के एमपी एमएलए जो है दक्षिण भारत में सरेआम रोड पे गाय काट दे रहे हैं। यह कानून है?
बात 1947 के बंटवारे से शुरू होगी। मेरी वीडियोस में कुछ भी गलत नहीं है। जो तुमने कहा संसद भवन से, जो तुमने कहा सरेआम मंच से, उसका जवाब दिया हितेश मंडल ने। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। नकली हिंदू बन के अल सलीम के पैसे की वसूली करवा रहा है मोदी। जवाब दे। सब मिलके आ गए अल सलीम के, पूरा पाकिस्तान उठ के आ गया 2002 में। पूरा पाकिस्तान उठ के आ गया गुजरात में, गुजरात के हीरा व्यापारियों से लूट करने के लिए। अल सलीम था वो आदमी। मैंने शुरू में ही कहा था गुजरात देंगे कुछ नहीं है, सिर्फ हीरा व्यापारियों से लूट है। डायमंड मर्चेंट्स के घर लूट हुई है। पैसा एक बंदे से लेना, पूरा मोहल्ला लूट लिया। ये थे गुजरात दंगे। कन्वर्टेड मीडिया सऊदी अरेबिया से पैसा लेके, अल मंसूर से पैसा लेके, अंजना ओम कश्यप किसे बेवकूफ बना रही है? दाऊद इब्राहिम की बीबी बेवकूफ समझाए क्या? अरे मुसलमान है तो पाकिस्तान जाना है यार, और नहीं तो फिर मैं लॉक कर दूंगा। मैंने तो पहले ही लॉक कर दिए थे। 18 न्यूक्लियर बम मैंने लॉक किया है। वीडियोस मेरी डिलीट कर रहे हो ना, गाली मुझे दे रहे हो, मैं नहीं पढ़ लूंगा तुमसे, पक्का मारूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानी बन बन के 200-200 400-400 बच्चे पैदा कर रही है। कोई जूदा एजेंसी चला रहा है, कोई पिप्पा चला रहा है। कल मैंने कम से कम 20 मिनट का इंटरव्यू दिया आईडीएफ में, पर बात वही डाक के 3 बात। अरे भाई साहब, इजराइल को मैं कह रहा हूं आपको खतरा मुझसे नहीं है। आपका देश ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको खतरा मुझसे नहीं है। आपको खतरा है सऊदी अरेबिया से, आपको खतरा है पाकिस्तान से। विश्व हिंदू परिषद के नाम पे ईरान से आके घुस गए इसमें। तुम यहां घुस जाओ, मैंने वहां ज्यादा कुछ करना नहीं है। 80,000 फुट की ऊंचाई से गिरा देना है मैंने तो, 15 मेगाटन। भाड़ में जाओ, सीधी बात है। कोई हो तुम, कोई ना बख्शूंगा मैं फिर वेटिकन, ना बख्शूंगा मैं काबा। एक बम का खेल है, एक बम का। भाई तू पुलिस हटाया मत हटा, तू कानून लाया मत ला, काबा साफ है एकदम। बोला ना, कभी आया हो तू पाकिस्तान से, यहां चला जा। मैं सरेआम गाली दूंगा, सरेआम वीडियो बनाऊंगा। जब तक असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, इन दोनों भाइयों को भारत में इस्लामिक एजेंडा चलाने के लिए फांसी नहीं दी जाती, बस ये भारत के लिए खतरा है। पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदू काट देंगे। यार ये बयान है कोई? यार उससे पहले मैंने कब क्या कह दिया कुछ? मैंने बहुत पहले ही कहा था, जब बयान सुना ना मैंने टीवी में, तो क्या कह रहा है ये, कौन है? फिर ये ओखला आने की बात कर रहा। मैं कहियो जरा ओखला, मैं भी तो देखूं तुझे। तो लक्की मेरे को बहाने से बाटला हाउस ले गया। मैं कहा चलिए जरा, चलिए तो जरा, मैं भी तो देखूं कौन है ये।
तुम यहां जब तक पाकिस्तान का एजेंडा चलाओगे 18 न्यूक्लियर बम पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर चुके होंगे। बस तुम जब तक ईरान का एजेंडा भारत में चलाओगे तब तक ईरान की 47 न्यूक्लियर बम ऐसी तैसी कर चुके होंगे। समझा रहा हूं, समझ जाओ। बिल्कुल हूं कासल कंपनी का मालिक। तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी संख्या में हो। 7.5 लाख न्यूक्लियर बम है मेरे पे, कंपनी मेरी है। मैं समझा रहा हूं। मैं धरती पे इजराइल, ताइवान, यूक्रेन, मैं इन देशों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आपको खतरा मेरे से नहीं है। आप खतरे को पहचानो। आर्मेनिया को खतरा अजरबैजान से या अजरबैजान को आर्मेनिया से मुझे मतलब नहीं है, मैं कभी पढ़ा ही नहीं वहां की पॉलिटिक्स में। कश्मीर चाहिए पाकिस्तान को, अच्छा जी। इतनी घटिया शर्त और ऑब्जेक्शन, वो क्या कहते हैं, कंडीशन है मरियम नवाज के लिए। मरियम नवाज ने मुझसे निकाह फरमा लिया, शादी फरमा ली, विवाह किया, मैरिज किया, पता नहीं मुझे तो। कह रहे मरियम नवाज को तब हाथ लगाने देंगे जब तू कश्मीर लिखेगा हमें। ये है पाकिस्तान। अच्छा जी, है अच्छा। तू नहीं भी लिखेगा हम ले लेंगे, हक मेहर चाहिए। अच्छा जी, जेल में सड़ने दे इसको, ठीक है। पाकिस्तान पूरा साफ कर दूंगा एकदम टकाटक। मैंने आईएसआई को कई बार चेतावनी दी, आईएसआईएस को भी बोल दिया। मैंने कहा यार मैं जो है ना, मैं ठीक आदमी नहीं हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है। मैं मारते हुए गिनूंगा नहीं। यहाँ बदमाशी वैसी नहीं चलती ना, ओए क्या बे यहाँ वैसा नहीं है ना सीन, तो ऊपर से एकदम समझे। यहाँ वो बदमाशी वाला सीन नहीं है ना यहाँ पे कि इधर आइयो बे के वास है यहाँ वो सब नहीं चल रहा 13.5 मेगाटन। आसपास का इलाका ना इतना गर्म हो जाता है जैसे सूरज की गर्मी हो, जैसे सूरज की गर्मी को जलते हुए तन मिल जाए तरुवर की छाया समझ रहे हो। तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, तुम लोग तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो असल में। इतना बुरा हासिल कर दूंगा ना मैं ईरान का, इराक का। रिदा से है भाई मोदी, तू इराकी है, नहीं ईरान से है। अच्छा, माँ तेरी इराक से थी। जाओगे ना कुछ दिखेगा नहीं है। तुम समझ नहीं रहे, मुझे समझ नहीं पा रहे। मैं एक हिंट देता हूं आज तुम्हें, अल सलीम को देखो कितना बड़ा झटका लगने वाला है, ठीक है। यशोदापुर का नाम सुना है, जहां भी एक रेड हुई है, आईएसआईएस के हथियार पकड़े गए हैं, नहीं पता तुम। उसी जगह ठीक वहीं पे नीचे मेरा किराएदार था, भी आया था, बड़ा सोच के आया अपने आप को 30 मार खा बन के। उसी के घर के अंदर से नीचे चले जाओ, जानते हो वहां कितना पैसा रखा अल सलीम ने? भारत सरकार का पैसा चोरी करके रखा गया।
जी हाँ, लोन के बहाने, चाहे रिजर्व बैंक में कितना पैसा आ जाए, अल सलीम उठा के ले जाए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पैसा हमारा है भाई, क्योंकि मोदी ने ले रखा है। तो सर हमने छापेमारी कर दी, इंटरपोल 946 सर, मेरे पास ही बेल्ट नंबर है, ऑर्डर आईसीजे हूं ना, 645, बिल्कुल हूं। नहीं समझे, जानते हो कितना पैसा? ज्यादा नहीं है सर, 36 लाख ट्रिलियन यूएस डॉलर वैल्यू है सर उस पैसे की। अल सलीम का है, अल सलीम के, जी हाँ, कैश होल्ड पे छापा मारा मैंने। इस्लामिक वर्ल्ड को अब पता लगेगा, अल सलीम के दम पे कूदने वाला इस्लामिक वर्ल्ड। जब हैंडओवर की बात हुई, हमने कहा सारे होल्ड कहां पे हैं, कैश होल्ड कहां है? अल सलीम बताए ना, बेईमानी हमसे नहीं भैया, नहीं। अल सलीम क्या करता था कि जो लोन आ रहा उसमें से कुछ पैसा पहले ही निकाल के अलग कर देता था कंपनी का। अच्छा लिख भैया कागज पे, 36 लाख ट्रिलियन यूएस डॉलर वैल्यू है उस कैश होल्ड की। अब मेरा है, अब वो मेरा है। रोहित कुमार हरकतुल अंसार और पेंटर, मारूंगा बहुत बेटा। पेंट कराया था, 1 महीने मकान किराए पे लिया, पैसा दे जाइए चुपचाप। और तू सुन ले बे रोहित कुमार, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कंटिन्यू है। ब्याज देने के लिए तैयार हो जाइए, 41% पर डे वसूल मैं लूंगा। बहुत बहुत कमीने किस्म के लोग हैं हम। प्यार तो इतना प्यार दिखाते हैं कि हम पैसे को पैसा नहीं समझते, पर अगर किसी ने टेक्निक दिखा दी ना, तो हमसे बड़ा कोई टेक्निक वाला नहीं है। समझा? बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने इसकी। खुद भारत सरकार के लेटर हेड पे साइन कर करके मोदी रिजर्व बैंक का सारा पैसा अल सलीम के, जी हां, यशोदा नगर कैश होल्ड में भेज रहा था। क्यों बे रोहित कुमार, कुछ ज्यादा दिमाग लेके पैदा हो गया तू? मैं करे कोई बात नहीं, बड़े दिमाग से आया, दोबारा दिखाएगा एसपीजी इस घर के अंदर। अब तू और तेरा जीजा पूरी जिंदगी सड़ेंगे। आईबी बेल्ट नंबर मेरे पास भी है, आईबी की मेरी टीम अलग है। मारते बहुत है वो, ना ना ना, दूसरी कोई, सीधा पूछते हैं वो, आप आईबी से हो, ऑफिसर का नाम बताओ, अपने बेल्ट नंबर बताओ। अगर उसने मेरा नाम और मेरा बेल्ट नंबर नहीं बताया तो मारते हुए बाहर तक छोड़ के आते हैं, चल तू अलग टीम से है। ये असली खेल है। तू क्या सोच रहा था रोहित कुमार, और तू क्या सोच रहा पेंटर? लिख कागज पे ना, रेंट एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होता। तुझे ये खेल ही नहीं पता अभी। 7,500 रुपये महीने का 41% चालू है। और हो गया। पर शुरुआत पता है कैसे होगी? 11 महीने का पहले ही कैलकुलेट कर देंगे हम।
मेरे से बड़ा ब्याजिया नहीं है तू, बहुत भयंकर ब्याजिया हूं मैं। ग्यारह महीने का कैलकुलेट करके लिख देंगे सर, यहां से खेल शुरू होगा। और उसमें लगेगा कितना जानता है? 41%। ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग लेके पैदा हो गया तू पेंटर। तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं? सामने खड़ा हुआ दिमाग से बोल रहा है हरकतुल अंसार, ये रोहित कुमार अंदर आके एसपीजी दिखा रहा। मैंने पूछा इससे, मैंने कहा हरकतुल अंसार से तू? मेरी बनती नहीं है इस्लामिक संगठनों से, तो दूर ही रहते हैं मेरे से। समझ में आई? एक बात मैं सीधी सी समझा दे रहा हूं, अल सलीम के कैश होल्ड पे छापेमारी बंद नहीं होगी। अल सलीम का कैश होल्ड है, पर ये कैश होल्ड कैसे है? जो ब्याज का पैसा ये अलग से अलग कर दे रहा था, वहां जो रखा गया है पैसा उन पे पर्ची लगी हुई है सबके नामों की। हाँ जी, किस किस ने ब्याज दिया है, और वो पैसा अल सलीम ने गायब किया अमान का। यहां 420 लगी इस पे। समझ में आई? भयंकर हथियार कैसे लेके आते थे मैं बताता हूं। अल सलीम ने मान लो किसी हथियार बनाने की कंपनी को लोन दे दिया 2 करोड़ का, या उसके मालिक को। अब वो ब्याज लग के पैसा इतना हो जाता था कि अल सलीम के लिए वो कंपनियां काम करती रहती थी। बहाने से, पेंटर के बहाने, सब्जी वाले के बहाने, रिश्तेदार के बहाने आपके घर में घुस जाएगा अल सलीम। मैंने ना कोई लोन लिया, ठीक है, और ना मेरा कोई इस्लामिक संगठन से लेना देना। मैंने पैसा दिया होगा, लिया नहीं है। मैं नहीं जानता तुम कन्वर्ट हो या कुछ हो, जगह खाली कर दियो भाई पाकिस्तान, कहीं जा। ईरान मैंने लिखवाया रईसी से, ईरान खाली कर दियो भाई, साफ सीधी बात है। मैं ना सुनूं किसी की भी। रईसी ईरान खाली चाहिए, नहीं तो मारूंगा बहुत। मेरे वाले बहुत खतरनाक हैं, पहले बोल दे रहा हूं, और बार बार कह रहा हूं। अल सलीम, अपनी टीम को तू बोल दे, अगर बेटा अमान से गद्दारी करी या हितेश मंडल से गद्दारी करी तो मेरी डिक्शनरी में जिंदगी सजा और मौत इनाम है। सोच ले, सोच ले। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं तुम्हारे जैसों को, ठीक है? तुम CISF में हो, NSG में हो, कहीं भी हो, अपनी ड्यूटी कर, अपनी नौकरी कर। मेरे मामले में पड़ा तो तेरे आई कार्ड की भी कोई कीमत नहीं मेरे आगे। मैं इतना पैसे वाला आदमी हूं, ठीक है? मैं सुनूंगा नहीं, ठीक है? तो दोबारा ना प्रॉपर्टी डीलिंग करे तो सोच लियो। और किराएदारों को समझा रहा हूं, ये जो स्कीम लगा के आया ना, 1 महीने के लिए मकान किराए पे लिया जी, अब खाली कर रहा हूं, बीवी बीमार है मेरी, सिक्योरिटी तो जब्त हुई तेरी। कल समझा रहा, मारता बहुत मैं कल,
तू भी पिटता, तेरा जीजा भी और वो भी, मैं तीनों के लिए मैं बहुत हूं मैं। वो जो बाइकर आया था वो भी हरकतुल अंसार से था। मना किया ना, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बंदा नहीं घुसेगा इस घर में। मना किया था नहीं किया था? एक्टिव बेल्ट नंबर मेरे हैं भाई, पुराने वाले सब गए। दिल्ली पुलिस तो डीपीसीपी 3236, दिल्ली पुलिस कमिश्नर 3236, वो मैं हूं। दफा हो जा वरना। रिकॉर्ड चेक कर ले, तो मारूंगा बहुत। पीएमओ 3236 मैं हूं। राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री कार्यालय में अगर कोई और दिखा तो मारेंगे बहुत, सोच लियो भैया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 मैं हूं। कोई और दिखा न्यूज में इधर उधर तो पिटोगे बहुत बेटा, सबके सब। समझ में आई? ठीक है। और भारत में रह के अगर इस्लामिक एजेंडा चलाया, कन्वर्टेड मुसलमान, कन्वर्टेड ईसाई, कन्वर्टेड सिख या कोई भी हो तुम, तो अंजाम तुम भुगतोगे। मैं यहां तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं, तुम्हारे देश पे बमबारी होनी तय है। इतने जहाज हैं मेरे, पहले बोल। सुनूंगा नहीं। समझ में आई? काशी विश्वनाथ, श्री पद्मनाभन श्राइन बोर्ड, ठीक है, तुम्हारा श्री अयोध्या जी, अगर आसपास मुसलमानों ने जमावड़ा किया तो काबा साफ है और वेटिकन साफ है, तरीके से कर देंगे हम। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, अगर भारत में सनातन धर्म हिंदुओं का विरोध हुआ तो काबा पे मैं किसी भी समय बमबारी के आदेश दे दूंगा। मेरे पास इतने फाइटर जेट्स हैं। समझ में आई? और वेटिकन पे मैं सुनूंगा नहीं किसी की, बार बार कह रहा हूं। वार्निंग शॉट टू काबा एंड वार्निंग शॉट टू वेटिकन। न्यूज चैनलों को भी चेतावनी दे रहा हूं। मेरी वीडियो जवाब है भारत में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को। आई एम रेजिंग माई फिंगर। जब तक भारत में ये निजाम का खानदान जिंदा है, इस्लामिक वर्ल्ड की मैं ऐसी करता रहूंगा। भारत में मुसलमान पंथी नहीं चलेगी। बस कहा तो कहा, कहा तो कहा। वार्निंग शॉट टू काबा एंड वार्निंग शॉट टू वेटिकन। चले जाइए यहां से बस। अगर भारत का संविधान, भारत की संसद या भारत में कोई भी वकील असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी का केस लड़ते हुए दिखा तो अंजाम भयावह होंगे। धमकी हमें दी गई है सर, हम हिंदू हैं। धमकी हमें दी गई है जान से मारने की। हमें पूरा अधिकार है अपनी सुरक्षा का। अकबरुद्दीन ओवैसी ने धमकी हमें दी है सर कि पुलिस हटा लो, 100 करोड़ हिंदू काट देंगे। काटने का मतलब क्या होता है आप नहीं समझते क्या? आप नहीं समझते क्या?
सर पार्लियामेंटेरियन है वो। भारत में संसद भवन सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्तेमाल करके वो हिंदुओं को काटने की धमकी दे रहा है सर। जवाब देना हम जानते हैं।